बाल भारती इंटर कॉलेज के प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण आपका शिक्षण बाधित है। अतः मैं बाल भारती इंटर कॉलेज का भौतिक विज्ञान प्रवक्ता बब्बन विश्वकर्मा आज से आपकी भौतिक विज्ञान की कक्षाएं सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहले पार्ट में 5 यूनिट है। पहला यूनिट आपका स्थिर वैद्युतिकी, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। दूसरा धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तीसरा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अर्थात मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चौथा यूनिट वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। और फर्स्ट पेपर का लास्ट यूनिट वैद्युत चुंबकीय तरंग अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये भौतिक विज्ञान के फर्स्ट पार्ट को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग आपका स्थिर वैद्युतिकी है, और अब हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के बारे में ही चर्चा करेंगे। इसमें आप पढ़ेंगे पहला चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो आइए हम अध्ययन करते हैं स्थिर वैद्युतिकी का, जिसमें है कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र। इसमें सबसे पहला रीडिंग हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज। 2500 वर्ष पूर्व थेल्स नाम के दार्शनिक ने अंबर नामक
पदार्थ को ऊन से रगड़ा, जिसके कारण इसके भीतर हल्के पदार्थों जैसे कागज और तिनके को आकर्षित करने का गुण आ गया। इसके पश्चात लगभग 2000 वर्षों तक इसके बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया। फिर इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने कांच, आमूस, गंधक, लाख इत्यादि को भी पदार्थों पर रगड़ा, जिसके कारण उनके अंदर आकर्षण का गुण आया। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया कि जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण पदार्थों में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आता है। अर्थात आवेश दो वस्तुओं को रगड़ने से उत्पन्न होता है अथवा दो वस्तुओं के मध्य घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम लोग कंघी को बाल पर रगड़ते हैं और कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो यह कागज के उन टुकड़ों को अपनी ओर धीरे धीरे आकर्षित करने लगता है। अर्थात कहने का मतलब कि कंघी पर आवेश का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को प्राप्त कर लेने पर पदार्थ वैद्युतमय कहलाते हैं तथा वह कारण जिससे कि उनमें यह गुण उत्पन्न होता है वैद्युत कहलाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज और दूसरा ऋण आवेश अर्थात निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज समान प्रकार के दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है तथा विपरीत प्रकार के दो आवेशों के मध्य आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। जैसे कि आपको चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो आवेश मुख्यतः दो प्रकार के धन आवेश, ऋण आवेश। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह पदार्थ ऋण आवेशित होता है और यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वह धन आवेशित होता है। धन आवेशित का मतलब होता है, धन आवेशित का अर्थ है कि पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी अर्थात आवेश की कमी है। आवेश की कमी है और ऋण आवेशित होने का अर्थ है कि पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में धन आवेश ऋण आवेश दोनों होता है। अर्थात पदार्थ में प्रोटॉन
प्रत्येक पदार्थ अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है। नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक धनावेशित होता है क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं, और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। परंतु नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, परिक्रमण करते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं और प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, और किसी भी पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए समस्त पदार्थ वैद्युत उदासीन होता है। तो आवेश हम लोगों ने दो प्रकार का पढ़ा, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। आवेश आपको बताया गया कि इन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ने के कारण अर्थात घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। यह सिद्धांत देखने के बाद हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉनों की संख्या उस नाभिक में आवेश के परिमाण को अभिव्यक्त करता है। अर्थात आवेश का परिमाण Q प्लस माइनस NE होता है। आवेश का परिमाण Q प्लस माइनस NE, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेशों की संख्या तथा E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है। अतः इस सूत्र से हम लोग आवेश के परिमाण की भी गणना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। यदि किसी पदार्थ में 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उस पदार्थ के आवेश की प्रकृति तथा परिमाण की गणना करना है। प्रकृति तथा परिमाण की गणना करना है। इसका सलूशन कैसे देंगे हम लोग? हम जानते हैं यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वह पदार्थ
वह पदार्थ धनावेशित होगा। धनावेशित, इलेक्ट्रॉन की कमी तो धनावेशित होगा। और आवेश का परिमाण कितना होगा इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, अर्थात आपको पता है 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो लिख सकते हैं हम लोग N बराबर 15 इलेक्ट्रॉन, N बराबर 15 और इलेक्ट्रॉन का आवेश E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अतः आवेश Q बराबर NE से, तो Q इक्वल टू N की वैल्यू 15 हो गया और E की वैल्यू ये है, N की वैल्यू 15, E की वैल्यू ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आवेश है, आवेश का SI पद्धति या NKS पद्धति में मात्रक क्या होता है? कूलम। तो इतना कूलम लिखेंगे और गुणा करते हैं 15 और 1.6 का, कितना आ जाएगा? 15 छक्का 90 हासिल 9, 15 एकदम 15 और 9 24, तो 24.0 और इंटू 10 की घात माइनस कितना लिख देंगे? 19। ये इतना कूलम। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी पदार्थ की प्रकृति और उसके आवेश की गणना आसानी से निकाल सकते हैं। अब आवेश का एक सूत्र और हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोग आवेश Q इक्वल टू प्लस माइनस NE पढ़े हैं, इसको हम लोग क्वांटीकरण भी कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण अर्थात क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या, किसी भी पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या वो पूर्ण गुणज होता है, अर्थात पूर्ण संख्या होती है, अर्थात n एक पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, अनुपात नहीं होगा। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं 1, 3, 2, 5 इस तरह में पूर्ण संख्या होगा, ठीक। अनुपातिक नहीं होगा कि 3/2, 5/2 इस तरह का कोई संख्या नहीं। तो इसको हम लोग आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश के बारे में और जान लीजिए कि आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कूलम थे, इसलिए आवेश का मात्रक कूलम रखा गया, अर्थात आवेश का NKS पद्धति में मात्रक कूलम होता है। NKS पद्धति में आवेश का मात्रक कूलम होता है, कूलम होता है। हम लोग हाई स्कूल में भी आवेश को दूसरे रूप में पढ़ चुके हैं और वहां एक सूत्र हम लोग पढ़ते थे, आवेश Q इक्वल टू I इंटू T। आवेश Q इक्वल टू वैद्युत धारा I और इंटू समय T। आप लोग जानते हैं वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड भी होता है आवेश का मात्रक, अर्थात आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, जिसे हम लोग कूलम कहते हैं। क्योंकि इसको कूलम नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम देखा था, इसके बारे में अध्ययन किया था, इसलिए आवेश के मात्रक को हम लोग कूलम कहते हैं। कूलम ने यह स्पष्ट किया था कि
दो धन आवेशित कणों के बीच, पदार्थों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और दो विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण बल काम करता है, आकर्षण बल काम करता है। दो समान प्रकार के आवेशों के बीच कौन सा बल लिखा गया है? प्रतिकर्षण बल। और दो विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच कौन सा बल लिखा गया है? आकर्षण बल काम करता है। इस सिद्धांत को देखने वाले प्रथम वैज्ञानिक कूलाम थे। कूलाम ने अपना एक नियम दिया था जिसको हम लोग कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। तो कूलाम का नियम क्या है, इसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ क्या है? ये कूलाम का नियम। कूलाम कहते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का क्या मतलब है, देख लीजिए आप लोग। अगर दो आवेश हम लोग लेते हैं, पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2 और उनके मध्य की दूरी R लेते हैं, तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियमानुसार क्या है कूलाम का नियम? इन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या मतलब है? तो हम लोगों ने देखा आवेश Q1 और Q2 लिया गया, तो जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, बल को अगर हम लोग F लिखते हैं, तो ये जो बल F है वो अनुक्रमानुपाती, इसके अनुक्रमानुपाती आवेशों के, तो आवेशों के अनुक्रमानुपाती और इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसको समीकरण 1 कह लीजिए, इसको समीकरण 2 कह लीजिए, और दोनों का कंबाइन कर देते हैं। जो ऊपर है ऊपर रह जाएगा, जो नीचे है वो नीचे रह जाएगा। अर्थात समीकरण 1 और 2 को संयुक्त रूप से लिखने पर समीकरण 1 और 2 को संयुक्त रूप से लिखने पर क्या हो जाएगा? ये F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, या इसी बात को हम लोग F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर लिखते हैं, जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक तथा इसका मान कितना होता है? इसका प्रायोगिक मान K इक्वल टू
सब स्पष्ट आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो कहीं दिक्कत होगा तो लाइव क्लासेस जो है स्टार्ट होंगी, जो आप लोग को दिक्कत समझ में आएगा आप लोग पूछ सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन आप लोग पुटअप कर सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेज जल्दी ही आप लोग को उपलब्ध कराए जाएंगे। आपका शिक्षण बाधित था काफी दिनों से, इसलिए आज एकाएक ही ये क्लासेज शुरू की गई हैं और आप लोग जितने भी बाल भारती के स्टूडेंट हैं कक्षा 12 के, वो भौतिक विज्ञान को आज से सुचारू रूप से पढ़ना शुरू कर देंगे। हम आप लोग को नियमित कक्षाएं जरूर देंगे, कोशिश करेंगे। हमारे प्रबंधक महोदय ने बहुत ही मेहनत किया है इसके लिए और आपको जो है 20-21 में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देना है, इसलिए ये सभी कक्षाएं नियमित रूप से चलाई जाएंगी। बस आज इतना रहने देते हैं, उसके बाद जो है कक्षाएं आगे सुचारू रूप से चलती हैं। हाँ, आपको जैसे के के बारे में हम जो है स्पष्ट कर दें, तब फिर कक्षाएं बंद करते हैं। देखिए, के अनुक्रमानुपाती नियतांक है और ये जो के है ये होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्या है और ये के क्या है। तो ये कैपिटल के जो होता है ये होता है माध्यम का परावर्तन, और ये जो एप्सिलॉन जो होता है ये निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता होता है। निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आर वैक्यूम। और अब इन दोनों की चर्चा हम लोग अगले क्लास में किया जाएगा। एप्सिलॉन 0 और के क्या है इसके बारे में।